वलीद ये तो क्लियर है तो हमें कि इलेक्ट्रिसिटी ओइंग जो है वो एक्रूड एक्सपेंस है। जी सर। अच्छा फिर इंश्योरेंस पे तो खुद ही बेचारे ने बोल दिया कि इंश्योरेंस प्रीपेड है फॉर 60 से। तो यहाँ सोल ट्रेडर में ना इसकी आसान जुगाड़ ये है कि टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्रूड है तो जो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट दी हुई ना उसमें 380 ऐड हो जाएगा अगर एक्रूड दिया हुआ है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। और अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है प्रीपेड तो जो ऊपर इंश्योरेंस की वैल्यू दी हुई है ना उसमें से 460 माइनस कर दिए जाएंगे। सही है, तुम लोग इसमें इस तरह काम चला सकते हो, सिंगल एंट्री में टी अकाउंट बनाने होंगे फिर। अभी यहाँ सोल ट्रेडर में तुम लोग सिंपल जुगाड़ कर सकते हो, एक्रूड है तो ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट में उसको ऐड कर दो, प्रीपेड है एक्सपेंस का तो ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट माइनस, ट्रायल बैलेंस से ही अमाउंट माइनस हो जाएगी। सही है, ये अभी वर्किंग में करके दिखाऊंगा सारी तुम लोगों को, लेकिन अभी सिर्फ तुम लोग अंडरस्टैंड करो इसको। फिर है 0.5, ये वलीद तुम रीड करो। जी सर। हाँ ड्यूरिंग द एयर during the air, Christie had withdraw for her personal use goods costing dollar 1800. This has not been recorded in his accounts. अच्छा, ये तो हम बेसिक जब अकाउंट्स की थी तो उस वक्त भी एंट्रीज बना रहे होते थे कि पर्सनल यूज के लिए गुड्स विदड्रॉ किए। गुड्स ड्राइंग्स मैंने बताया था दो टाइप्स की होती है वलीद, कौन कौन सी होती है? एक कैश की ड्राइंग्स होती है, गुड्स की ड्राइंग्स होती है। सही है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? और कह रहा है दिस हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, तो इसकी एंट्री पास करनी होगी और किसी एक अकाउंट में ये ऐड होगा, किसी एक अकाउंट में 1800 माइनस होंगे। तो वलीद बता सकते हो तुम? सर आपने क्या बताया, एक कैश होगा और एक गुड्स? ये ड्राइंग से बेसिक्स में बता चुका हूँ, मेरा काम भी नहीं बताना, अभी रिपीट कर दिया मैंने। तो इसमें गुड्स की ड्राइंग की उसने साफ लिखा है, तो इसकी एंट्री बता सकते हो तुम जरा? ये तो बेसिक अकाउंट्स में बना रहे थे हम एंट्रीज। सर मतलब गुड्स से माइनस होगा और कैश में ऐड होगा। परचेजेस में से माइनस होगा और अच्छा परचेजेस में से माइनस होगा और बाकी कहाँ, बाकी और कहाँ एडजस्ट करेंगे इसको? ड्राइंग्स पे डेबिट करेंगे। हाँ, ड्राइंग्स पे डेबिट करने का मतलब है कि ड्राइंग्स में ही 1800 ऐड होंगे और परचेजेस में से ही ड्राइंग्स क्रेडिट होंगी, तो परचेजेस में से ही 1800 माइनस किए जाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में ना तुम लोग को ये 1800 परचेजेस में से माइनस करवाने और ड्राइंग्स की जो ऊपर ट्रायल बैलेंस पे वैल्यू दी हुई है उसमें ही 1800 ऐड कराने। भाई बेसिक्स याद रखो, तुम लोग को फायदा क्या हुआ पढ़ाने का? अकाउंट्स में देखो यही मसला है, मैथ्स में ये होता है ना कि अगर ज्योमेट्री भूल गए तो आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। फिर ये 1800 हम कुछ परचेज में से माइनस करेंगे। हाँ, क्योंकि गुड्स की ड्राइंग्स परचेजेस में से माइनस होती हैं, अगर कैश की ड्राइंग्स होती तो कैश में से माइनस होती, क्योंकि गुड्स तो हमने परचेज की होंगी ना, तो गुड्स की ड्राइंग्स अगर है तो वो परचेजेस में से माइनस की जाती है। अगर कैश की ड्राइंग्स है तो फिर वो माइनस की जाती है कैश या बैंक में से। सही है, जी सर। तो अकाउंट्स में ना मसला ये है कि जैसे सपोज करो हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं और जो सबसे उसकी फाउंडेशन या पिलर्स है वो हमने गलत लगा दी, तो तुम्हें क्या लगता है कि बिल्डिंग के साथ क्या होगा? तुम दोनों बताना जरा। मिल जाएंगे सर। तो अकाउंट्स में यही है, अगर बेसिक जो अकाउंट्स पे कराई जाती है ना वो आगे भी दूसरे टॉपिक्स में यूज़ हो रही होती है वो चीज़ें। तो अगर तुम लोग अकाउंट्स पे थोड़ा पुराना चीज़ों को एक हद तक नहीं याद रखोगे तो आगे जाके मसला होगा। इवन मैथ्स पे भी ये होता है कि अगर ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो मैं अलजेब्रा आराम से पढ़ सकता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी आराम से पढ़ सकता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ सकता हूँ, मसला नहीं होगा। अगर पुराना मैथ्स पे भूल गए तो मैथ्स में आगे के चैप्टर पढ़ने में परेशानी नहीं होती, इवन एड मैथ्स और ए लेवल की मैथ्स में भी नहीं। लेकिन अकाउंट्स में पहले का याद रखना होता है एक हद तक, वरना आगे मसला होता है जाके। तो इसलिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है अकाउंट्स की, तो इसके साथ कोप अप करना होगा तुम लोगों को। तो इसके लिए पुराना कभी कभी रिवाइज कर लिया करो। अच्छा, ये हसाम 0.6 पढ़ना इसका। Commission receivable of $150 was owing to Christie at 30 April 2011. अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कमीशन रिसीवेबल ना इनकम है, तो अगर उसका होएंगे तो इसका मतलब क्या है, एक्रूड इनकम है या प्रीपेड इनकम है? सर 150 तो मिलने हैं। हाँ मिलने हैं, तो ये एक्रूड इनकम है या प्रीपेड इनकम है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं फिर। फिर एक्रूड होगा। हाँ वलीद, एक्रूड इनकम याद होगा, आई होप सो। हाँ वलीद, जी सर। मुझे एक्रूड इनकम बताना क्या होती है?
अब सर मतलब जो हम यूज कर देते फिर बाद में पे करते हैं उसके लिए। वो तो एक्सपेंस होता है। मैं एक्रूड इनकम पूछा है मैंने कि एक्रूड इनकम क्या होती है। इनकम में एक्रूड का मतलब क्या है? अच्छा, एक्रूड इनकम सर सर नहीं याद आ रहा। देखो वही इशू है, बेसिक्स याद रखनी तुम लोगों को। एक्रूड इनकम ना, जो हसाम एक्रूड इनकम समझाओ उसको, रिपीट करो जरा। सर एक्रूड इनकम सर वो होती है जो हम सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करते थे लेकिन अभी तक उनको हमें पे नहीं कर पाए। वली तब याद आ गया एक्रूड इनकम। जी सर। अच्छा, तो इनकम का भी वही है कि अगर एक्रूड है ना तो ऐड हो जाएगी। ये 150 जो है ना ऊपर ट्रायल बैलेंस पे जो कमीशन रिसीवेबल या रिसीव दिया हुआ है ना, उसमें ये 150 ऐड करा दो, सही है। इनकम में एक्सपेंस और इनकम दोनों में एक्रूड ऐड होते हैं, प्रीपेड माइनस होते हैं। इस टॉपिक में तुम लोग इस तरह काम चला सकते हो, प्लस माइनस करके। टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं टी अकाउंट पे फोकस नहीं कर रहा। वो फिर मैं सिंगल एंट्री में कराऊंगा तुम लोगों को, सही है दोबारा। जी सर। और ये जो प्लस माइनस है ना, टी अकाउंट ही की लॉजिक है कि प्लस या माइनस क्यों हो रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तुम लोग रट लो। सिंगल एंट्री में ये और क्लैरिफाई हो जाएगा तुम लोगों का कि क्यों होता है। हसाम जरा .7 पढ़ना। Provision for doubtful debt is to be provided for a specific debt of $200 plus 2% of the remaining debt. अब अगर बैड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स याद है तो ये एडजस्टमेंट कर सकते हो तुम लोग। चलो अभी इसको बाद में डील करते हैं, पहले कुछ काम मुझे को करने पड़ेंगे। अभी 8 और 9 भी है। वलीद जरा 8 पढ़ना। जी सर। 8, one half of the 10% loan is repayable during the year ending 30 April 2012, and the balance is repayable after that date. अच्छा, पहली बात तो है कि बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है तो अभी इसको इग्नोर करते हैं, सही है। डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, भले तुम ही पढ़ोगे डेप्रिसिएशन दोनों। जी सर। Depreciation is to be provided as follows. Equipment 10% per annum on cost. A full year's depreciation is provided on all equipment held at 30 April 2011, regardless of the date of purchase. Motor vehicle 25% by the reducing diminishing balance method. There were no additional or disposals during the year. अच्छा, उस पर जिंदगी आसान कर दी उसने। अच्छा वलीद, ये तो पता है ना कि मोटर कि रिड्यूसिंग बैलेंस अगर मैं मोटर व्हीकल के लिए यूज़ कराऊँ तो किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ देख के तुम कुछ बता सकते हो मुझे? एक मिनट सर। हाँ, ये ट्रायल बैलेंस पे आ गया मैं वापस। ऑल दो भी तो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। क्या सर आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज हो रही है ना, तो किस अमाउंट पे होगी वो बता सकते हो तुम मुझे? और सर जो मतलब उनकी एक्चुअल अमाउंट होती है मोटर व्हीकल की, उस एक्चुअल अमाउंट को क्या कहते हैं? ओपनिंग बैलेंस। नहीं यार, नेट बुक वैल्यू पे चार्ज होगी ना रिड्यूसिंग बैलेंस में। अच्छा, यहाँ एडिशंस और डिस्पोजल्स भी नहीं है, तो यहाँ सिंपली ये करना है कि ये मोटर व्हीकल्स की जो ट्रायल बैलेंस पे वैल्यू दी हुई है ना 36,000, ये कॉस्ट है। जी सर। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है मोटर व्हीकल्स का, दिया हुआ है ना 10,800। तो हाँ, 36,000 में से अगर मैं 10,800 माइनस करूँ तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी मोटर व्हीकल्स की। सिंपली बस उस पर 25% डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। ना एडिशन है, ना डिस्पोजल्स है, ना कोई नया एसेट खरीदा, कोई चिरान नहीं होती इसमें। तो जो डेप्रिसिएशन के अलग से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत टेस्टिंग होते हैं, इसमें इजी सीन है बहुत। सिंपली नेट बुक वैल्यू निकालो मोटर व्हीकल्स की, और उस पर 25% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। याद आया वलीद? यस सर। अच्छा, इक्विपमेंट का तो बहुत ही आसान है। इक्विपमेंट की हो रही है कॉस्ट पे चार्ज। मतलब कॉस्ट पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज कर रहे हैं, तो कम से कम इक्विपमेंट का बताओ किस वैल्यू पे चार्ज करूंगा मैं डेप्रिसिएशन।
देखो ये जो इक्विपमेंट की 48,000 दी हुई ना, ये कॉस्ट दी हुई है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से दिया हुआ, फिर इक्विपमेंट की एक और वैल्यू दी हुई है जो कि डेबिट हो रही है, तो वो कॉस्ट ऐसा ही है, तो सिंपली Yes, sir. 48,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। इक्विपमेंट स्ट्रेट लाइन पे तो 49,200 पे नहीं होगा? किस पे? 49,200 क्योंकि हाँ हम 1200 ऐड नहीं 49,200, 49,200 सॉरी। अच्छा, अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है जरा ये हसान prepare the income statement, trading and profit and loss account for Christie for the year end 30 June 2011. अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, पुराना वर्ड था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी उस वक्त नए नए उसने वर्ड्स यूज करना शुरू किए थे, तो उसने पुराना नाम भी ब्रैकेट में बता दिया। इसके मार्क्स कितने? मार्क्स लिखे हुए इसके जो हाईलाइट किए मैंने येलो से, मार्क्स कितने इसके? 12. 12। अच्छा, स्पेस देखो कितनी, इनकम स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी बनती है ना, तो जगह काफ़ी दी है उसने। अच्छा, हमेशा ये बात याद ना कि इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट करना शुरू नहीं करनी, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो। सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग्स, और जो भी नए क्वेश्चन है ना उसमें मैं दिखाऊंगा कि वर्किंग की स्पेस भी सेपरेट देता है वो, वर्किंग्स के लिए वो अलग से जगह देता है करने के लिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट बनाना शुरू कर दोगे तो गलतियाँ होंगी। पहले वर्किंग्स करो, एडजस्टेड वैल्यूज निकालनी है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो वर्किंग्स अभी मैं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, उसके बाद मैं फिर एक्सेल में इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा इसकी, सही है? Yes, sir. वन बाय वन एडजस्टमेंट्स करते जाओ। अच्छा, ये एडजस्टमेंट्स ना अपने पास भी लिखनी है तुम लोगों को, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसकी एडजस्टमेंट है पॉइंट 2 में, तो उसकी मैं लिख देता हूँ एडजस्टमेंट्स पॉइंट 2 की। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस है कितने? 6,000। छः हज़ार में से 1200 माइनस कर दूंगा, अच्छा। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस का ना एक्रूड या प्रीपेड नहीं दिया हुआ, तो बस ये समझ लो जनरल एक्सपेंसेस की करेक्टेड अमाउंट आ गई, ये 4800 जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा, फिर मैंने इक्विपमेंट की करेक्टेड कॉस्ट निकाल देता हूँ मैं, 48,000 में 1200 ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये हो गया 49,200। तो चलो मैंने इतना काम तो कर दिया। ये तुम लोग भी एडजस्टमेंट नोट करते जाओ जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ, सही है? जी sir. अच्छा, इसकी एडजस्टमेंट भी मैं करके दिखा देता हूँ, पॉइंट 3 की कैसे होगी। सबसे पहले तो बैंक को करेक्ट कर दो, बैंक या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी दिया हो साले ने। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है ऊपर, सही है 2600। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना अपने पास भी खोल लो तुम लोग, क्योंकि अभी जब मैं एक्सेल में जाऊंगा तो फिर ये मुझे क्वेश्चन मिनिमाइज करना पड़ेगा। नवंबर 2011 का पेपर 22 है, उसका क्वेश्चन 1 है ये, सही है? क्वेश्चन खोल लो तुम लोग अपने पास, जब तक चलो मैं वैल्यू निकाल देता हूँ उसकी। सर ये जो आपने रेड से लिखा है कॉपी कर लें सारा. हाँ हाँ, ये वर्किंग्स कर रहा हूँ ना मैं, एडजस्ट पहले मैं एडजस्टेड वैल्यूज निकाल रहा हूँ, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाना आसान हो जाती है, गलतियाँ नहीं होती, सिली मिस्टेक्स नहीं होती, और एग्जामिनर भी सर यही ये रिकमेंड। जीई क्या है? जनरल एक्सपेंसेस ठीक है sir. 6,200 में से 800 माइनस किए जाएंगे तो क्या आएगा?
और ये क्वेश्चन अपने पास भी खोल लो तुम लोग। चलो यार एडजस्टमेंट्स के बाद बेशक खोल लेना, मसला नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रायल बैलेंस पे 2000 दिए हुए, सही है। उस पर मैं ऐड कर दूंगा ये 380, एक्रूड एक्सपेंस ऐड होगा हमेशा, तो ये 2380 हो जाएगा। इंश्योरेंस के लिए ट्रायल बैलेंस में 3300 दिया हुआ है, उसमें से 460 माइनस कर दूंगा तो, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2840। पहले ये एडजस्टमेंट तुम लोग नोट कर लो, कर लिए तो अच्छा, तो फिर मैं नीचे प्रोसीड करूं। सर 1 मिनट। हो गया सर। हो गई ना। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, दूसरी एडजस्टमेंट्स करेंगे। मैंने तो मैंने नोट कर लिया, मैंने भी अपने पास, मुझे भी एक्सेल में चाहिए होंगी ये फिगर्स। अच्छा 0.5 का मसला नहीं है, क्योंकि वो मैं डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस में एडजस्ट कर दूंगा 1800, सही है। कमीशन की करेक्टेड फिगर निकाल लेते हैं, चलो भाई। स्पेलिंग बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है मुझे। अच्छा कमीशन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मुझे 730, तो 730 में ये एक्रूड इनकम ऐड की जाएगी, सही है 150। ये 880 हो गया कमीशन रिसीव्ड। अच्छा अब ये मैं करके दिखाता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसमें करना क्या होगा, अच्छा एक चीज याद है तुम लोगों को, ये स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन का डिफरेंस याद है तुम लोगों को? मैंने बताया था। हाँ हाँ बोलो साम। सर आप क्या पूछ रहे थे? हाँ मैं ये पूछ रहा था कि मैंने बताई थी कि दो टाइप की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होती हैं, एक जनरल होती है, एक स्पेसिफिक होती है। उसका डिफरेंस याद है तुम लोगों को? सर मुझे याद है। किसी कस्टमर के अगेंस्ट एविडेंस है, जैसे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बुरी है या और कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर मैं स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज करूंगा, और बाकी ओवरऑल ट्रेड रिसीवेबल्स पे एक परसेंटेज चार्ज कर लूँ ना मैं, तो वो जनरल प्रोविजन होती है। तो जनरल प्रोविजन कैलकुलेट करने से पहले ये करना होता है, ट्रेड रिसीवेबल की करेक्टेड वैल्यू क्या है, जो भी मैंने निकलवाई है तुम लोग, वो है 5400। तो 5400 में से ना पहले ये 200 माइनस होंगे, तो ये 5200 बचेंगे। तो पहले मुझे ट्रेड रिसीवेबल में से स्पेसिफिक प्रोविजन माइनस करनी है, फिर जो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आएगी उस पर जनरल प्रोविजन चार्ज होगा 2% का। 2% का, सही है।
$104। अब टोटल जो प्रोविजन आ जाएगी ना, अच्छा जनरल और स्पेसिफिक को ऐड कर ले तो टोटल प्रोविजन आ जाती है ईयर की, सही है। टोटल प्रोविजन आ जाएगी 200 प्लस 104, तो टोटल प्रोविजन 304 हो गई, सही है। टोटल प्रोविजन अब 30 अप्रैल 2011। ये सब करा चुका हूँ मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में उसी पे बेस्ड है। अच्छा ये याद है कि मैंने इनकम स्टेटमेंट के लिए बताया था कि उसमें इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन जाता है, याद आ रहा है? इंक्रीज इन प्रोविजन और डिक्रीज इन प्रोविजन। हेलो? जी सर। अच्छा तो अगर तुम लोग उस पर ट्रायल बैलेंस देखो तो उसमें जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ वो 520 है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन खोलना, अलग से खोल लिया तुम लोगों ने? और या वली तुम्हारे पास तो अगर टॉपिकल है तो उसमें से खोल लो ये क्वेश्चन किर्स्टी का। जी सर। हाँ हाँ साम, तुमने क्वेश्चन खोला सेपरेटली अपने पास? जी सर, खोलिए। तो उसमें ट्रायल बैलेंस में देखना, जो मैंने बताया था कि प्रोविजन की वैल्यू दी हुई होती है ना, वो ओपनिंग बैलेंस होती है। वो कितनी है? सर 3600। नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो 520 है ट्रायल बैलेंस में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का है मैंने 520 है, देखो जाके। जी सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 520। अच्छा तो यार साल के शुरू में 520 है प्रोविजन, और इस बार साल के आखिर में एंड में जो है वो 304 है। तो प्रोविजन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? डिक्रीज हुई है। हाँ तो 520 माइनस 304। टी अकाउंट भी बना सकते हो, वरना यह कॉमन सेंस से निकाल लो कि साल के शुरू में 520 था, साल के आखिर में 304 है, तो डिक्रीज इन प्रोविजन का केस है। तो ये अदर इनकम होगी हमारी इनकम स्टेटमेंट में 216। ये नोट कर लो अपने पास। तो फिर मैं एक्सेल पे जाऊं? एक मिनट सर। हाँ नोट कर लिया ना तुम दोनों ने? यस सर। अच्छा अभी क्वेश्चन तुम दोनों अपने पास ओपन रखना, ताकि जो भी मैं वहाँ एक्सेल में कर रहा हूँ ना वो तुम लोग यहाँ से देख सको, सही है? क्योंकि मुझे तो एक क्वेश्चन मिनिमाइज करना पड़ेगा अब।
एडजस्टमेंट्स कर ली तो इनकम स्टेटमेंट बड़ी जल्दी बन जाती है। तो उसमें प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। यहाँ मैं लिखूंगा किर्स्टी। एक्सेल नजर आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर भी सही करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने भी अपने पास क्वेश्चन सेपरेटली खोला हुआ है तो मैं वहां से वैल्यूज देख रहा हूँ। सही है। रेवेन्यू कितना है इसमें? ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यू की फिगर दी हुई है। और रेवेन्यू की फिगर 1,08,108,000 है ना ट्रायल बैलेंस में। Yes, sir. अच्छा, सेल्स रिटर्न भी उसने खुद दिया हुआ है, वहाँ सेल्स रिटर्न की वैल्यू है 4,800। अच्छा, अब मैं ये निकालता हूँ यहाँ। तो मैंने सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो ये 103,200 आ गया। सही है। साइज भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा, चलो अब बेहतर विजिबिलिटी अच्छी हो गई होगी तुम लोगों की। सही है। जी सर। नेट सेल्स आ गई 103,200। अब ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, तो जो इन्वेंट्री की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में है 3,600। सही है। अच्छा, ऑर्डिनरी गुड्स परचेज की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 56,000। कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है मेरे ख्याल से इसमें। अच्छा, रेंट, जनरल इंश्योरेंस, सैलरी, एलआईसी, कैबिन मोटेक्स में बेड डेट, ड्राइंग, कैश इन्वेंट्री, 10% लोन इंटरेस्ट, कैरेज आउटवर्ड्स, कमीशन रिसीव्ड, गुड परचेज, रेवेन्यू, परचेजेस रिटर्न, सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, प्रोविजन फॉर आउटलेट। नहीं, कैरेज इनवर्ट नहीं है तो इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। अच्छा, परचेजेस रिटर्न दी हुई है इसमें, वो लेनी पड़ेंगी। परचेजेस रिटर्न इसमें है 2,500। अच्छा, इसमें एक कॉलम मैं ऐड करूंगा क्योंकि ड्राइंग्स भी हैं गुड्स की, तो ये इंसर्ट किया, ऊपर आ गया एक। अच्छा, ड्राइंग्स की जो वैल्यू थी, कितने गुड्स विड्रॉ किए थे हमने, ये एडिशनल फॉर्मेशन में दिया हुआ है 1,800 के। सही है। अब नेट परचेजेस यहाँ आ जाएंगी, 56,000 है, इसमें से ये माइनस कर दिए, फिर इसमें से ये भी माइनस कर दिए, तो नेट परचेजेस आ गए 51,700। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 4,200। इन्वेंट्री लॉसेस है नहीं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन ऐड करना पड़ेगा टोटल के लिए। हो गया। अब यहाँ मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल निकालूंगा। सही है। तो उसके लिए ये होगा, सॉरी, 3,600 होगा, उस पर नेट परचेजेस ऐड हो जाएंगी, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा, 100-300 में से ये माइनस कर दे। अब सबसे पहले ये बताना कि यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा, अब जब तुम लोग पेपर में करो ना, तो जो चीज़ माइनस हो रही होगी ना, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हुआ है रेवेन्यू में से, तो तुम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर के साथ ब्रैकेट लगाने। सही है। एक्सेल में मैंने इसलिए नहीं लगाया कि वो माइनस माइनस प्लस का मसला हो जाता है फिर। अगर तुम लोग नोट्स पे भी जाके फॉर्मेट देखो तो वहाँ जो चीज़ें माइनस हो रही होती है, मैंने ब्रैकेट्स बनाए हुए वहाँ। सही है। तो अकाउंट्स में अगर किसी नंबर के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब वो चीज़ माइनस हो रही है, तो ब्रैकेट लगाने हैं।
सही है, इतना क्लियर है सब क्या किया है? सेल्स रिटर्न पे भी हम वो लगाएंगे ना ब्रैकेट। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? Yes, sir. अच्छा, अब है अदर इनकम्स। डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, इसमें हम डेफिनेटली लेंगे। कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड? 400। गेन ऑन डिस्पोजल नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अच्छा, डिक्रीज इन प्रोविजन है, कितना निकाला है डिक्रीज इन प्रोविजन? 216। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। डिविडेंड इनकम को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कमीशन रिसीव से, सही है। अच्छा, मैं इसको सेव भी कर लूँ, इतना हो गया सोफा। कमीशन की जो मैंने एडजस्टमेंट करके वैल्यू निकाली थी ना, वो 880 थी, सही है। और ये ऐड की जाती है, ये डायरेक्ट मैं यही निकाल लूँगा। जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें प्लस कर दूंगा ये तीनों। क्या हो गया? इसमें ब्रैकेट करना होगा मेरे ख्याल से। सिंपल ही कर लेता हूँ मैं भी, जब भी अर्सा हो गया एक्सेल किए हुए। ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, सही है। तो ये अदर इनकम्स मैंने ऐड करा दी इसमें, सही है। और कोई नहीं है, डिस्काउंट रिसीव था। अब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए सबसे पहले ये काम करना कि जो एडजस्टमेंट्स करके वैल्यूज निकाली ना, पहले उनको लो। फिर जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस दिए हुए ना, जिनमें कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी, उनको मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, सही है। तो मैंने जनरल एक्सपेंसेस निकाले थे, मैंने लिखे हुए भी हैं यहाँ। रेंट को मैं जनरल एक्सपेंसेस से रिप्लेस कर देता हूँ। तो जनरल एक्सपेंसेस है 4800। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू है 2380। फिर इंश्योरेंस निकाली हमने 2840। बैड डेट, लॉस ऑन डिस्पोजल, इन्वेंट्री लॉसेस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कमीशन इनकम है, डिक्रीज इन प्रोविजन है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन हमें निकालनी होगी। अच्छा, ये एक्सेल तो सेव हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया, तो यहीं से कंटिन्यू होगा। जरा इस मीटिंग का भी टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं थर्ड मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, सही है। जी सर। क्या करें, 40 मिनट लिमिट है इस पे। तो एक्सेल में ना ये तुम लोग का लॉस नहीं होगा, यहीं से कंटिन्यू होगा, क्योंकि मैंने सेव कर दिया। जी सर।